Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's session of Jaffrey online classes, we'll be discussing borrowings by individuals and partnership firms. ठीक है, तो हमारा इस हफ्ते का शेड्यूल आपके सामने है जाफरी ऑनलाइन क्लासेस का कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पीपीबी से बोरोइंग्स बाय इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फर्म, फिर एएफएम आईएफएस एंड लाइकवाइज पूरा हफ्ता हम एक शॉर्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे विद इन 15 to 20 मिनट्स और फिर एंड में उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. तो सबसे पहले बोरोइंग्स की अगर बात करें तो अगर एक इंडिविजुअल है, अगर वो बोरो करना चाहे बैंक से, तो फिर उसके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं. पहली बात तो कोई भी इंडिविजुअल अगर वो साउंड माइंड का है तो वो बोरो कर सकता है बैंक से. ठीक है, माइनर्स कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. अगर माइनर्स किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो वो वॉइड हो जाता है. ठीक है, तो इंडियन मेजोरिटी एक्ट क्या बोलता है, इफ अ पर्सन इज 18 एंड अबव ही कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ही हैज अटेन्ड मेजोरिटी. उससे बिलो वो माइनर है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है. तो जब बैंक से बोरिंग्स होती हैं वो क्या है, एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट ही है. तो माइनर्स बैंक के साथ बोरोइंग लेंडिंग का रिलेशनशिप नहीं क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसको लेके एक एक्सेप्शन है. ठीक है, एक एक्सेप्शन है, अगर एक माइनर अपनी नेसेसिटीज को बाय करने के लिए लोन लेना चाहता है तब वो ले सकता है. इफ ही फेल्स टू रीपे तो फिर उसका जो एस्टेट है माइनर के नाम पे जो है उसके थ्रू पैसा रिकवर किया जा सकता है. इवन गार्डियन जो है वो भी माइनर के बिहाफ पे बोरो कर सकता है. ठीक है, फॉर द माइनर, अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं, ही हैज टू प्रूव कि वो पैसा माइनर के लिए यूज करेगा. ठीक है, इसके अलावा अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का है, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, अगर ये प्रूव हो जाए कि जिस टाइम पे इस पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था ही वॉज ऑफ अनसाउंड माइंड एंड वो समझ नहीं पा रहा था कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, तो फिर वो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रह जाता है. अगर एक पर्सन डिसक्वालिफाइड है बाय द कोर्ट, अगर उसे कोर्ट ने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है, स्टैट्यूटरी डिसक्वालिफिकेशन उस पर इम्पोज हो गई है और उसकी कैपेसिटी नहीं रहती है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की. ठीक है, तो वो लोग भी बैंक से लेंडिंग नहीं कर सकते हैं. ठीक है, अब क्या एक वाइफ अपने हस्बैंड के बिना बोरोइंग कर सकती है, तो बिल्कुल कर सकती है. ठीक है, हस्बैंड की कोई लाइबिलिटी नहीं है अपनी वाइफ की जो भी लोन्स हैं उनको रीपे करने का. लेकिन अगर एक वाइफ ने बोरो किया है और उसके हस्बैंड ने उसके साथ एज को बोरोवर ज्वाइन किया है या फिर एज अ गारंटर ज्वाइन किया है, फिर उसकी लाइबिलिटी बन जाती है उन बोरिंग्स को रीपे करने की. पर्दा नशी वुमेन जो पर्दा करती हैं या फिर जो इलिटरेट हैं, दे कैन ऑल्सो एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, अगर कोई इलिटरेट है वो भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, पर्दा नशी भी कर सकती हैं. जो इलिटरेट है अब वो साइन नहीं कर सकते हैं तो वो अपने थंब इम्प्रेशन यूज करते हैं. अगर उनके थम्ब्स मिसिंग हैं तो फिर जो उनका पैर है उसके टो का इंप्रेशन लिया जाता है, बट दे कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन वर्बली उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसके ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं. ठीक है, फिर बात करते हैं प्रोप्राइटरशिप फर्म की. एक प्रोप्राइटरशिप फर्म में एक ही पर्सन है जो पूरा बिजनेस संभाल रहा है. अगर आपके आसपास कोई दुकान है जो रजिस्टर्ड है एज अ प्रोप्राइटरशिप फर्म, तो उसमें क्या है, एक ही होंगे पर्सन जो उस दुकान को संभाल रहे हैं. ठीक है, तो जो भी बोरोइंग्स होती है बाय अ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म वो गवर्न होती हैं बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ठीक है, अगर बाय चांस एक फर्म ने बोरो किया है, एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, उसने बोरो किया है और उस फर्म के नाम पे जो बोरोइंग्स हुई हैं उनका रीपेमेंट नहीं हुआ है, तो जो सोल प्रोप्राइटर होगा उसकी लाइबिलिटी बनेगी. वो ऐसा नहीं बोल सकता है कि देखो दुकान के नाम पे लोन था और दुकान का सब सामान बेच दिया, अब लोन नहीं चुकता हुआ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. ऐसा नहीं होता. अगर सामान दुकान का बेच के भी पैसा नहीं वसूला जा पा रहा तो फिर उस पर्सन की लाइबिलिटी बनेगी. अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है प्रॉपराइटर की. ठीक है, उसका पर्सनल बिलोंगिंग्स को भी बेचा जा सकता है टू रिकवर द मनी. फिर बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म की. पार्टनरशिप फर्म जो है, it is governed by Indian contract, it is governed by Indian Partnership Act, but the dealings with the partnership firms are governed by the Indian Contract Act. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, दो या दो से ज्यादा लोग अगर मिलके सोचते हैं कि चलो बिजनेस करते हैं और जो भी पैसा होगा हम आपस में बांट लेंगे प्रॉफिट का, तो वो पार्टनरशिप क्रिएट करते हैं. तो पार्टनरशिप फर्म गवर्न होता है बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. पार्टनरशिप फर्म्स के साथ जो बैंक की डीलिंग्स होंगी दे विल बी गवर्नड बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. पार्टनर्स की आपस में जो रिलेशनशिप है
उसे गवर्न करेगा पार्टनरशिप डीड। तो ये आप याद रखिएगा, पार्टनरशिप इज नॉट डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट पार्टनर्स, यानी कि जो पार्टनर्स है उनकी लाइबिलिटी फिर क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। अगर पार्टनरशिप फर्म को कोई नुकसान होता है तो फिर पार्टनर्स की लाइबिलिटी बनती है पे करने की। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन करवाना चाहें करवा सकते हैं पार्टनरशिप फर्म की, बट इट इज नॉट मैंडेटरी, रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी। So the partner has an implied authority. Whatever decision is taken by the partner, the firm is bound by that decision. ठीक है, जो पार्टनर होता है पार्टनरशिप फर्म का, वो अपने डिसीजन से फर्म को बाइंड कर सकता है, अपनी एक्टिविटी से फर्म को बाइंड कर सकता है। ठीक है, उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी रहती है, उसके पास पावर है टू बोरो मनी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म फॉर द फर्म्स बिजनेस। अगर मैं एक फर्म के अंदर पार्टनर हूँ तो मैं फर्म की तरफ से बोरो करने की मेरे पास पावर है, अगर मेरा ट्रेडिंग कंसर्न है, अगर ट्रेडिंग करते हैं हम। ठीक है, नॉन ट्रेडिंग में ये पावर नहीं होती है। अगर मेरा ट्रेडिंग पार्टनरशिप फर्म है तो मेरे पास पावर है टू सेल और प्लेज बिजनेस प्रॉपर्टी। ठीक है, लेकिन अगर नॉन ट्रेडिंग है उसमें ये दोनों पावर्स नहीं होंगी, लेकिन नॉन ट्रेडिंग पार्टनरशिप में पार्टनर्स के पास पावर टू ड्रॉ एंड एंडोर्स चेक होगी इन द नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, पार्टनर्स जो हैं कैन नॉट गिव गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, पार्टनर्स कैन नॉट गिव गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म जब तक कि उनका काम ही गारंटीज देने का ना हो, दे कैन नॉट गिव गारंटी ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म। ठीक है, पार्टनर्स के पास ये भी अथॉरिटी नहीं होती है टू सबमिट अ डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन और टू कमिट हिज पार्टनर्स टू बीइंग पार्टनर्स इन अनदर फर्म। जो पार्टनर है उसके पास ये पावर नहीं है कि खुद से ही जो है किसी भी डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन के लिए भेज दे, या फिर पार्टनर्स की तरफ से कमिट कर दे कि ठीक है हम एक नया पार्टनरशिप फर्म भी बनाएंगे। मान लो ए जो है वो एक एबीसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, एक नया पार्टनरशिप फर्म बनता है एक्स वाई जी, एबीसी बोलता है कि मैं इसमें पार्टनरशिप फर्म में आने को रेडी हूँ, उसकी मर्जी है, लेकिन वो ये नहीं कमिट कर सकता कि मेरे एबीसी के पार्टनर्स भी यहाँ पे आके पार्टनर्स बन जाएंगे, उसकी पावर नहीं है उसके पास। ठीक है, तो जब भी एक पार्टनरशिप फर्म बनती है उसमें असेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे, दो या दो से ज्यादा लोगों का एसोसिएशन होना चाहिए। दो पार्टनरशिप्स कैन नॉट एंटर इनटू अ पार्टनरशिप। एक पार्टनरशिप फर्म है एबीसी पार्टनरशिप फर्म, एक है एक्स वाई जी पार्टनरशिप फर्म, ये दोनों मिलके एज अ पार्टनर एक नया पार्टनरशिप फर्म नहीं खोल सकते कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स कौन है, एक अलग पार्टनरशिप, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कंपनीज एक्ट बोलते हैं कि मैक्सिमम 100 जो मेंबर्स हैं वो प्रिस्क्राइब किए जा सकते हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर, प्रिस्क्राइब किए जा सकते हैं 100, लेकिन अभी रूल्स के अकॉर्डिंग कितने प्रिस्क्राइब्ड हैं कि एक पार्टनरशिप फर्म में 50 पार्टनर्स मैक्सिमम अलाउड है। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म एज एन एक्सप्रेस अग्रीमेंट भी फॉर्म किया जाता है, इम्प्लाइड भी किया जा सकता है। ठीक है, और एक बिजनेस का होना जरूरी है पार्टनरशिप फर्म में, कोई ट्रेड ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन, जो लीगल ट्रेड ऑक्यूपेशन प्रोफेशन करते हो, कोई बिजनेस होना ज़रूरी है, और जो भी पार्टनर्स हैं वो आपस में प्रॉफिट एंड लॉस की शेयरिंग करते हैं। कई बार कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं दैट दे शेयर ओनली प्रॉफिट्स एंड नॉट लॉसेस, दैट इज पॉसिबल, बट अदरवाइज नॉर्मली दे शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट सेट करता है कि जो पार्टनर है दे कैन नॉट अफेक्ट द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म अनलेस एक्सप्रेसली ऑथराइज्ड, कि दे कैन नॉट ट्रांसफर द इमूवेबल प्रॉपर्टी जब तक कि एक्सप्रेसली ऑथराइजेशन ना दिया गया हो पार्टनर्स को। ठीक है, जहां पे फर्म की इमूवेबल प्रॉपर्टी इज चार्ज्ड एज सिक्योरिटी, इट शुड बी इंश्योर्ड दैट द पार्टनर क्रिएटिंग द मॉर्टगेज इज एक्सप्रेसली ऑथराइज्ड। अगर मैं फर्म में पार्टनर हूं और मैं कोई मॉर्टगेज के लिए कोई प्रॉपर्टी रख रही हूं, मेरे पास एक्सप्रेस अथॉरिटी होनी चाहिए या तो, और ऑल द पार्टनर्स शुड ज्वाइन इन क्रिएटिंग द मॉर्टगेज। कोई इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं होती है मॉर्टगेज डीड एग्जीक्यूट करने के लिए, एक्सप्रेस अथॉरिटी होनी चाहिए। अगर पार्टनरशिप फर्म इंसॉल्वेंट हो जाता है, जैसे ही नोटिस आता है बैंकों की दिस पार्टनरशिप फर्म हैज बिकम इंसॉल्वेंट, एनी फर्दर ट्रांजैक्शन इन द अकाउंट मस्ट बी इमीडिएटली स्टॉप। कोई भी ट्रांजैक्शन है इंसॉल्वेंसी के बाद इमीडिएटली स्टॉप कर देनी चाहिए, इवन दो चाहे अकाउंट क्रेडिट में हो चाहे डेबिट में हो बैंक अकाउंट, उसी टाइम पे स्टॉपेज लग जाती है। ठीक है, अगर तो क्रेडिट बैलेंस है, अगर तो क्रेडिट बैलेंस था पार्टनरशिप फर्म का बैंक में, और इफ अगर बैंकर का कोई सेट ऑफ का राइट है, बैंकर पहले सेट ऑफ लगा देगा राइट उस पे। अगर सेट ऑफ की जरूरत नहीं है, ठीक है,
तो फिर और कोई भी ड्यूज के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं करना है, ठीक है, तो फिर जो भी पैसा है वो ऑफिशियल रिसीवर को दे दिया जाएगा। जब भी इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर होती है, ऑफिशियल रिसीवर असाइन होता है जो सारी प्रॉपर्टी को देखता है, कोर्ट असाइन करता है। कहते हैं अगर तो इफ द बैंकर डज नॉट इंटेंड टू सेट ऑफ, अगर बैंकर सेट ऑफ नहीं करना चाहता है कोई और ड्यूज के अगेंस्ट, तो फिर ऑफिशियल रिसीवर को पैसा दे दिया जाता है। लेकिन अगर बैलेंस ही डेबिट में है, अगर बैलेंस डेबिट में है, द बैंक वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रूव द डेट बिफोर द कोर्ट। अगर डेबिट बैलेंस है माइनस में, यानी कि पार्टनरशिप फर्म हैज टू पे द बैंक, सो द बैंक हैज टू प्रूव दिस डेट इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट, ठीक है, उसके बाद ऑफिशियल रिसीवर के थ्रू उन्हें फिर पैसा मिलेगा, ठीक है। अगर इंसॉल्वेंसी पार्टनर की होती है, यहाँ पे अभी हमने पार्टनरशिप फर्म की बात की, अगर the partners become insolvent, if at the time of insolvency of the partners the firm's account is in credit, then the other partners can operate. Agar A, B, C, there are three partners and one partner A becomes insolvent, B and C can operate the account, ठीक है, they can operate the account. Bank should obtain a fresh mandate and previous checks issued by the insolvent partner may be paid only if the other partners confirm, ठीक है। तो पहली बात तो ए अगर इंसॉल्वेंट हो गया, बी एंड सी विल गेट अ फ्रेश मैंडेट, बैंक को एक फ्रेश मैंडेट प्रोवाइड करेंगे, और अगर ए ने कोई प्रीवियसली चेक्स कोई इशू किए हैं तो वो अभी भी क्लियर हो सकते हैं, उनके अगेंस्ट पेमेंट हो सकती है अगर बाकी के जो पार्टनर्स जो बी एंड सी हैं वो कंफर्म कर दें, ठीक है, कि वी डोंट माइंड, क्लियर कर दो इस चेक को। अगर फर्म का जो अकाउंट है वो डेबिट में है, then the further transactions in the account should be stopped so that the rule in Clayton scales case do not apply, ठीक है। तो अगर पार्टनर की इंसॉल्वेंसी हो गई है और अकाउंट डेबिट में है तो फिर फर्दर ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहिए। अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है तो ये माना जाता है कि पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गया है, ठीक है। हेंस अपॉन रिसीट ऑफ सच इंफॉर्मेशन बैंक शुड स्टॉप द ट्रांजैक्शंस इन अ रनिंग क्रेडिट फैसिलिटी लाइक कैश क्रेडिट, कैश ओवरड्राफ्ट, ठीक है। जैसे ही पता लगता है कि पार्टनर की डेथ हो गई है, जो भी रनिंग फैसिलिटीज हैं कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट की, उन्हें उसी टाइम पे रोक दिया जाता है, ठीक है, ताकि पता लग जाए कि इसके मरने तक की कितनी लाइबिलिटी है पार्टनरशिप फर्म की, इस पार्टनर की कितनी लाइबिलिटी बनती है, ताकि अब वो मर गया है उसका जो एस्टेट है उससे जो भी पैसा रिकवर करना है वो किया जा सके, उसी टाइम स्टॉपेज लगा दी जाती है, ठीक है। ऐसा जरूर हो सकता है कि अगर तीन पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर की डेथ होगी, दो पार्टनर्स वांट टू कंटिन्यू द पार्टनरशिप फॉर्म, सो दे विल हैव टू ओपन अ सेपरेट अकाउंट सो दैट द बिजनेस इट नॉट एडवर्सली अफेक्टेड, ठीक है। चलिए, अब अगर एक बैंक को पार्टनरशिप फर्म के साथ डील करना है, द फर्म शुड बी रजिस्टर्ड। नॉर्मली इन द पार्टनरशिप एक्ट the registration is not compulsory, but if the bank wants to deal with the partnership firm, if bank wants to give loan to the partnership firm, the firm has to be registered, and the bank scrutinizes the partnership deed. They have to go through the partnership deed so that if there is any kind of clause that bars the partnership firm from taking any kind of loan from the bank, then obviously the bank cannot give the loan. So they have to go through the partnership deed also. And if one of the partners is a limited company, मान लीजिए there are three partners A, B and C. A is a person, B is a person, C is a company. So one partner is a limited company. Bank's charge should be registered with the registrar of companies. तो ऐसा कोई पार्टनरशिप फर्म अगर बैंक के साथ डील करता है, कोई बोरिंग्स करता है, सो द बैंक्स चार्ज विल बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ओके, चलिए अब इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज कर लेते हैं। पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग बोरोइंग बाय इंडिविजुअल। कौन सा जो स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है रिगार्डिंग बोरोइंग बाय द इंडिविजुअल। अ माइनर कैन टेक लोन्स टू मीट एक्सपेंसेस फॉर परचेजिंग नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। एक माइनर अगर नेसेसिटीज के लिए परचेज करना चाहे तो वो कर सकता है, बिल्कुल सही। एंड हस्बैंड इज नॉट लाइबल फॉर हिज वाइफ्स बोरोइंग इवन इफ ही हैज ज्वाइंड एज अ को बोरोअर और गारंटर। ये गलत है। अगर एक वाइफ कुछ लोन लेती है, हस्बैंड लाइबल नहीं है, यहाँ तक सही है, बट इफ ही हैज ज्वाइंड एज अ को बोरोअर और अ गारंटर देन ही विल बी लाइबल, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तीसरा सही है, एन इलिटरेट पर्सन कैन एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इलिटरेट पर्सन भी एक जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें एंटर कर सकता है, तो बी हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स इज गवर्न्ड बाय ए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, बी पार्टनरशिप डीड, सी पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन, डी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट।
तो यहाँ पे हमने ये पढ़ चुके हैं, जो पार्टनर्स के बीच का रिलेशनशिप है उसे कौन गवर्न करता है, पार्टनरशिप डीड। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग पार्टनरशिप फॉर्म्स। पार्टनरशिप फॉर्म्स को लेके कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। पहला, ऑन रिसीविंग नोटिस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द फर्म एनी फर्दर ट्रांजैक्शंस इन द अकाउंट मस्ट बी इमीडिएटली स्टॉप्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द अकाउंट बीइंग इन डेबिट और क्रेडिट। तो जैसे ही इंसॉल्वेंसी का पता लगता है सारी अकाउंट पे जो ट्रांजैक्शंस है रोक दी जाती हैं, बिल्कुल सही। अ पार्टनर कैन नॉट अफेक्ट द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म अनलेस एक्सप्रेसली ऑथराइज्ड, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा, टू पार्टनरशिप्स कैन एंटर इनटू अ पार्टनरशिप, ये गलत है। दो पार्टनरशिप्स पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकते हैं, ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तीसरा बिल्कुल सही है, डीलिंग्स विद द पार्टनरशिप फर्म आर गवर्न्ड बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो व्हेन द बैंक इज डीलिंग विद द पार्टनरशिप फर्म इट इज गोइंग टू बी गवर्न्ड बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। अगला हमारा होमवर्क क्वेश्चन है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। तो प्लीज डोंट वेट कि मई जब आ जाएगा तब हम तैयारी करेंगे 10 दिन पहले, अभी से एटलीस्ट ये शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस देखना आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, और आंसर जरूर दीजिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, इलिटरेट पर्सन, पर्दानशीब वुमेन, पर्सन ऑफ साउंड माइंड, इंसॉल्वेंट या फिर विडो। इसमें से कौन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, इसका आंसर आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए, ठीक है। तो हमने पहले 3 पेपर की तैयारी तो कर ली, वो हमने पार कर लिया। अब RBWM का जो एग्जाम है 29 को है, उसके लिए हमारा क्रैश कोर्स आ चुका है, लाइव हो चुका है। सुरेंद्र सर, निशांत सर, उर्वी मैम इसमें आपकी हेल्प करेंगे एंड आपको 50+ मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेंगे। इसमें लाइव क्लासेस, शॉर्ट नोट्स और टेस्ट सीरीज सब कुछ अवेलेबल होगा। एंड अभी फ्लैट 70% ऑफ है, तो अराउंड 700 का आपको ये कोर्स मिलेगा। सो जो भी इसका इंफॉर्मेशन है आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और आप hello@edutrap.co.in पे मेल भी सेंड कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।